हाय अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपको रोज़ कहती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। जनरल इश्क पार्ट नंबर 39। इरफा अपनी फैमिली वालों में बैठी हुई होती है और वो इसे बोल रहे होते हैं शॉपिंग करेंगे हम, और फिर तुम्हारे लास्ट वाला इवेंट करेंगे और फिर तुम्हें तुम्हारे घर भेज देंगे और फिर तुम अपने घर खुश होगी। इरफा वहाँ बैठ चुप करके बैठी हुई होती है, खाना वाना खा रही होती है। नुमान उसको पूरा टाइम देख रहा होता है टिकटिकी बांध के। इरफा को नुमान की नज़रें अपने ऊपर इतनी अच्छी नहीं लग रही होती हैं, इसीलिए इरफा जल्दी से जल्दी अम्मी को बोलती है कि अम्मी पानी के ग्लास में जो दीदी मैंने खाना खा लिया, अब मैं रूम में जा रही हूँ और आपको जैसा सही लगे। और शॉपिंग करने की भी क्या ज़रूरत है, कल इवेंट्स रख लेते हैं। इरफा की जो बुआ की बेटी होती है वो कह रही होती है, हाँ हाँ तुम्हें जीजा की याद आ रही है और तुम जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहती हो, तो इसलिए तुम चाहती हो कि मतलब कोई मैसअप ना हो, अभी अभी कोई भी ऐसी चीज़ ना हो। तो इरफा की जो अम्मी होती है ना, वो डरना स्टार्ट कर दी थी कि बेटा अब जो हुआ ऐसे हुआ, और मैं नहीं चाहती थी वैसे। मैं तो चाहती थी कि हम अच्छे से शादी करें और हम पूरी ख़ानदान वालों को बुला लें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए अभी। अभी तो बड़ा रुखसती ही करनी है। तो भी बता बेटा, रुखसती कर दें सीधा या फिर थोड़ी बहुत इवेंट्स भी कर लें। तो वो नुमान कहता है, नहीं नहीं ऐसा करते मामी, मतलब सारे इवेंट्स रखते हैं ना, मतलब इरफा है, उसकी फैमिली, हाई स्टेटस के लोग हैं और हम इतने गरीब लोग हैं, उनकी हम थोड़ा सा उनकी स्टेटस के साथ तो मैच नहीं करते। कम से कम इवेंट्स तो ऐसे करें ना कि उनको शर्मिंदगी ना हो। तो इरफा ये सारी बातें सुन रही होती है और फिर उसके पास उसका पर्स होता है जिसमें फ़ोन बज रहा होता है। तो इरफा की अम्मी कहती है कि बेटा तुम्हारा फ़ोन तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको तो तुम हाथ नहीं लगाती है, तो न्यू रिंग है। तो इरफा कहती है, अम्मी जो अहमद फ़ोन चला रहे थे ना, वो फ़ोन उन्होंने मुझे दे दिया और उन्होंने एक न्यू फ़ोन खरीद लिया। तो नुमान इस बात पे इरफा को ये कहता है कि अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है सच में, तो तुम्हें वो न्यू फ़ोन खरीद के देता। इरफा पहले तो कुछ नहीं बोलती है, जब बोलता है कि हाँ यार तो मैं अपनी चलाई हुई चीज़ें दे रहा है ये वो है, तो फिर इरफा फ़ौरन जवाब देती है कि उस वक्त ऐसे सर्कमस्टेंस नहीं थे कि वो अहमद साहब मुझे शॉप में ले जाते और कहते कि फ़लाँ फ़ोन तुम जो भी पिक करोगी तो तुम्हारे लिए पेमेंट पे करने के लिए तैयार हो और तुम अच्छे से कोई भी फ़ोन चूज़ कर लो या कोई भी चीज़ तुम ऐसे गैजेट उठा दो। तो इरफा अपनी अम्मी को ये बताना चाह रही होती है कि देखो मैं भी बहुत खुश हूँ और अहमद मुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके साथ बहुत हैप्पी हूँ। जबकि अहमद साहब इस वक्त गुस्से में आग बबूला होते हैं और वो इरफा को कॉल करते हैं। जब वो इरफा को कॉल करते हैं तो पहली कॉल तो इरफा पिक नहीं करती है। सेकंड टाइम जब वो कॉल करते हैं, इरफा पर्स खोलती है, वो जब देख रही थी कि मतलब अहमद का कॉल है, तो वो अपनी अम्मी के कहती है, अम्मी अम्मी मैं रूम में जा रही हूँ, मैंने मुझे कॉल करे तो अब हम जा रहे हैं। तो वो अपनी अम्मी से पानी का गिलास भी नहीं लेती और ऐसे रूम में चली जाती है। और फिर अहमद उससे कह रहा होता है कि हाँ इरफा बताओ, तो इस तरह मेरे से दूर चली गई, मुझे सबके सामने इस तरह से तुमने धक्का दिया है। तो इरफा उससे कह रही होती है कि मतलब उस तक सर्कमस्टेंस कुछ ऐसे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे बिहेव करूँ, और नुमान ने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा था। इरफा उसे ये समझाने से कासिर होती कि नुमान ने उसका हाथ क्यों पकड़ा था। अहमद बस इन बातों को छोड़ दो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इरफा तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, उसके बाद भी तुम अपने एक्स मंगेतर के साथ ऐसे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो। इरफा तुम जानती हो उस वक्त मैं जो भी चाहता कर सकता था तुम्हारे साथ। हाँ हाँ हमेशा तुमने अपनी ही तो चलाई है मुझ पर। हाँ तो ये भी चला के देख लेते, क्या होता उससे, मुझे ही हर्ट होता और क्या होता। और फिर तुम कुछ कर पाती इरफा। इरफा ने कहा कि वो, फिर इरफा ने सोचा कि वो कुछ भी नहीं बोलती। हाँ तुम कुछ बोल रही थी। अहमद तो आओ आप सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, आप बताएं कि आपके हाथ में चोट लगी थी, वो चोट कैसी है अभी। तुम्हें मेरी चोट की तो बड़ी फिक्रें हैं जैसे। हाँ मैंने जब से तुम्हें हटाया था तो तुम फिर कहते हो तुम्हें चोट लग गई थी कुछ। हाँ हाथ में कुछ मोच आ गई, बस हाथ में कुछ पेन हो रहा है, पर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो इरफा। अहमद प्लीज़, मैं कोई तमाशा नहीं चाहती, चंद दिनों के अंदर मैं तुम्हारे घर में पहुंच जाऊंगी, तब जो तमाशे होने होंगे ना हो जाएंगे। फिर वक्त मैं अपने माँ बाप के लिए तुम्हारे लिए कोई तमाशा करना नहीं चाहती। ये बात अच्छी है इरफा, मेरे सामने खड़ी होकर तुम्हारा हाथ किसी गैर इंसान के हाथ में हो और ये सब देखकर मैं बर्दाश्त कर लूँ। तुम्हारा वो कज़न नुमान ना मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचने का। इरफा उसे मिन्नतें और समाजतें कर रही होती है कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं करोगे। अहमद कहता है ठीक है, लेकिन जो तकलीफ़ तुम्हारी वजह से मुझे पहुंची है ना, उसके लिए 2 गुना ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाने के लिए मैं तुम्हें तैयार हूँ। अब तुम्हें
मेरे उसी फार्म हाउस पे आज शाम 3 बजे आना पड़ेगा। इरफ़ा की अम्मी उसके लिए पानी का गिलास रूम में जब ला रही होती है तो इरफ़ा कहती क्या 3 बजे? बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इरफ़ा की अम्मी बोल जाती बेटा ये पानी का गिलास और तुम कैसे बोल 3 बजे? अम्मी वो तो फ़रा है ना, वो बोल रही थी 3 बजे ना हम चलते हैं रेस्टोरेंट में, खाना वाना खाएंगी, मूवीज़ वगैरह देखेंगे। तो इरफ़ा की अम्मी कहती है कि बेटा मैंने तो आज सारी अरेंजमेंट्स रखनी थी और रात में तो हम ढोलकी करने वाले हैं ना, और अच्छा तो अपने ससुराल वालों को भी कॉल करके बता देना। अहमद ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसका गुस्सा हवा हो जाता है। इधर वो सोचता है कि वो इरफ़ा को कई बातें सुनाएगा, लेकिन जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि अब इरफ़ा बस चंद दिनों में उसके पास आ जाएगी और फिर वो इरफ़ा से गिन गिन के अपनी हर एक तकलीफ़ का बदला लेगा, और वो भी इरफ़ा को बिना किसी टॉर्चर के। इरफ़ा मैं तुम्हें डांटना चाहता था, हाँ तो बोलो, लेकिन अब डांटने के लिए अल्फाज ही नहीं बचे, क्योंकि हम आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं ना। हमारी गुस्सा और हमारी मोहब्बत की जब लड़ाई होती है ना, हमारी मोहब्बत जीत जाती है इरफ़ा, गुस्सा हार जाता है। क्या करें, हमें तुम पर रहम तो नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम हो ही इतनी मासूम कि तुम्हारा शक्ल देख के छोटे बच्चे की याद आ जाती है। और बच्चों से याद आया, हम ना जब एक हो जाएंगे ना तो फैमिली प्लानिंग भी बहुत जल्दी कर लेंगे, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद है इरफ़ा। और फिर बस करो यहीं ब्रेक लगाओ अपनी सोचों पे। मतलब देखो इरफ़ा, हम दोनों, और एक देखो मैं बहुत ज़्यादा बच्चों तो नहीं बोल रहा ना, बस एक ही बोल रहा हूँ, जो तुम्हारे जैसी हो या मेरे जैसा इन ऑल, बट एक तो होना ज़रूरी है ना, दुनिया को भी कुछ दिखाना है। इरफ़ा अहमद की बात काट के सीधा बोलती मैं कॉल बंद कर रही हूँ। अहमद बोलता है मुझसे इतनी नाराज़गी क्यों है इरफ़ा तुम्हें? क्योंकि तुम्हें कुछ समझाना ही बेकार की बात है। इरफ़ा उसे डांट पाने की बातें कर रही होती है और अहमद उसे चांदनी छोड़ रहा होता है। इरफ़ा तुम्हें पता है मैं तुमसे दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता। आज तो चल गया ठीक है, तुम्हारा कज़न था, हाथ पकड़ो कोई बात नहीं, पर अब आइंदा किसी ने मेरी आंखों के सामने तुम्हारे साथ ऐसा हरकत करने की कोशिश की तो उसको सर धड़ से अलग होगा। तुम्हारे साथ जो मैं करूँगा तो करूँगा, लेकिन उसको तो पहले मैं सजा दूँगा। इरफ़ा अभी कुछ बोलने ही वाली होती है, तब तक नुमान आ जाता है कि हाँ जी बताओ, इवेंट रखना है कहाँ पे? घर में रखना है छोटा सा करके इवेंट्स, या फिर बाहर किसी हॉल में रखना है इवेंट, बता दो, क्योंकि अभी मुझे बुकिंग वगैरह भी करनी है ना। तो ममानी बोल रही थी आपसे पूछ लूँ मैं। तो इरफ़ा जब बात कर रही होती है अहमद से तो अहमद उसकी आवाज़ सुन जाता है और फिर कहता है वो तुम्हारे साथ रूम में खड़ा है अभी? इरफ़ा कहती है हाँ। तो वो कहता है कि मतलब तुम बोलो कि मतलब हम अभी घर में ही इवेंट कर लेंगे छोटा सा, और मेरी फैमिली मेम्बर से आ जाएंगे और मैं उन्हें बता दूँगा। तो क्या मैं उन्हें कॉल करूँ नहीं कि करूँ कॉल? अच्छा कर लेना, लेकिन तुम कॉल कैसे करोगी? तुम्हारी अम्मी वालों को बोलना ना वो दादी को कॉल कर लें। दुल्हन कैसे बोल सकती है ये सब? हाँ, तुम तो रेस्ट करो, पार्लर चली जाओ। इरफ़ा जैसे ही पार्लर का नाम सुनती हो उसे खौफ, डर और अहमद का वो गुस्सैल चेहरा याद आता है और वो बहुत डर जाती। अहमद प्लीज़, इनफ इज़ इनफ। और फिर ऐसा लगता है इरफ़ा को कि उसे बहुत शदीद गुस्सा आने लगा। लेकिन फिर नुमान जब कह रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ और तुमने फ़ाइनल कर लिया, हाँ नुमान भाई ये काम करते हैं ना, हम शाम में घर में इवेंट रखते हैं, अम्मी को बोल देना। तो इरफ़ा जैसे ही नुमान को भाई बोलती है अहमद को हंसी छूट जाती है और वो बहुत खुश होने लगता है कि इरफ़ा ने कम से कम उसकी बात तो मानी। हाँ इरफ़ा तुम कितना जुल्म करती हो ना, मैं तुम्हारा कज़न हूँ, भाई नहीं, और कभी भी मैंने तुम्हें अपनी बहनों की नज़रों से देखा ही नहीं है। ये बात सुनकर जो नुमान तो बस बेचारा मजाक ही कर रहा होता है, अहमद उसकी बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रहा होता है। इरफ़ा आइंदा ना तुम इससे ज़्यादा फ्री मत होना, ठीक है, वरना इसकी जो हालत होगी ना उसकी ज़िम्मेदार इरफ़ा तुम खुद होगी। हाँ हाँ, तुम दोनों के चक्कर में मैं ही पिस के रह गई हूँ, तुम्हें कोई बात नहीं मिलती, तुम मुझे बातें सुनाने आ जाती हो। अब मैं कॉल बंद कर दूँ? हाँ हाँ, लेकिन शाम को 3 बजे ना पिक्चर निकाल के मुझे सेंड करना है इरफ़ा। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए ना पिक्चर, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना एक एक मोमेंट ना मेरे साथ शेयर करो। और अगर ना करूँ तो तो पता है मैं क्या करूँगा इरफ़ा? मैं खुद पहुँच जाऊँगा, फिर तुम देखना। अहमद तुम ऐसा नहीं कर सकती इरफ़ा, तुम मुझे चैलेंज नहीं कर सकती। अगर चैलेंज किया तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करके आ जाऊँगा और फिर मैं
तुम्हारी ढोलकी में हो गया। कभी सुना है दूल्हा कभी अपनी दुल्हन की ढोलकी में गया है? लेकिन वो मिसाल मैं कायम कर सकता हूँ अगर तुम चैलेंज करो तो। इरफा बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसे अहमद को यकीन इस बात का तो ज़रूर होता है कि उसके पास लॉजिक होना हो, लेकिन ये सारे काम करने के लिए उसका दिमाग बहुत अच्छे से चल जाता है। इरफा नहीं चाहती थी कि कोई भी तमाशा क्रिएट हो, इसीलिए वो अहमद को कहती है जो भी बातें होगी ना देखो हम बाद में कर लेंगे, फिल वक्त मुझे कॉल बंद करना। नहीं इरफा, तुम कॉल बंद नहीं करोगी, आज 24 घंटे कॉल फ़ोन ना ऑन रहेगा और तुम मुझसे बात करती रहोगी। क्या आपको और कोई काम नहीं है? नहीं मुझे कोई काम नहीं है, तुम्हें कोई काम है? और इरफा बोलती हाँ मुझे काम नहीं बेटा ये वो। तो इरफा की अम्मी ने ये इस बात सुन जाती है और उसे लगता है कि दामाद ही कॉल है। तो इरफा की अम्मी कहती है कि बेटा बेटा तुम्हें कोई काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम ना दामाद जैसे से बात ही करते रहो, ठीक है? तो बेटा तुम लोग तो बात करते रहो, मैं जा रही हूँ सही, और अपने फैमिली वालों को बता देना आज रात ढोलकी हम रख रहे हैं, ठीक है? फिर कल हम मायूं का इवेंट रखेंगे और फिर परसों हम रुखसती कर देंगे। सारी शेड्यूल ना इरफा की अम्मी खड़े खड़े सुना लेती है। ये बात इरफा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है क्योंकि अहमद एक एक चीज़ सुनने के बाद जब वो रुखसती का सुनता है तो उसके दिल में तो ऐसे कोई खुशी की तितलियाँ उड़ने लगती हैं कि वो क्या ही बताता किसी को। वो चाहता था कि आंटी से बात करके ये बोल देता कि इतने सारे इवेंट्स तो एक दिन में रख लो या फिर इतने इवेंट्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, जल्द से जल्द इसकी अमानत उसकी इरफा उसके पास वापस आ जाए। लेकिन अहमद नहीं जानता था कि इतने सारे इवेंट्स के चक्करों में अहमद को किस किस को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब से पहले लिस्ट में तो नमन था क्योंकि उसकी उसकी इरफा की तो पहले से ही फैमिली की वजह से रिलेशनशिप थी, भले इरफा का उसमें कोई रोल ना था। इरफा चाहती थी कि वो अहमद से बात नहीं करना चाहती थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था अहमद पे, लेकिन उसकी फैमिली वालों की वजह से उस इरफा को बात करनी पड़ रही थी अहमद से, जो कि इरफा नहीं चाहती थी। लेकिन अब इरफा कर ही क्या सकती थी, उसे तो बात भी करनी थी और अहमद को इतनी देर बर्दाश्त भी करना था। इरफा को बात किए 2.5 घंटे होते हैं और अहमद जो उसे फ़ोन देता है उस फ़ोन की बस एक पॉइंट ही ख़त्म होता है। तो इरफा कहती है तुम्हारे फ़ोन की तो बैटरी ख़त्म नहीं हो रही है। पता है इरफा 2 लाख का फ़ोन है, मैंने तुम्हें एक पल में दे दिया, पता है तुम्हारी इतनी सैलरी थी पहले। ये बात सुनकर इरफा को बहुत ज़्यादा चिढ़ लग जाती है, मतलब अब तुम मुझ पर अपनी पैसों का रोब झाड़ोगे? नहीं नहीं इरफा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ना प्रिंसेस की तरह रखना चाहता हूँ, क्वीन की तरह रखना चाहता हूँ। हम आप हमारी छोटी सी फैमिली हम कितना खुश रहेंगी ना इरफा। वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत भरे अल्फाजों में बातें करने लग जाता है और इरफा इरफा उसका ये रूप देखकर भी बहुत तंग रह जाती है। अहमद मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो पूछो। आपकी दादी ने कहा था कि आप ड्रिंकिंग करते हो और आपने उस वक्त भी मेरे सामने ड्रिंकिंग की। आपको पता है ना कि ये चीज़ें अच्छी चीज़ें नहीं होती। इरफा अकेले रहना भी तो अच्छी चीज़ नहीं होता है ना। मेरी ही फैमिली ने मुझे अकेला छोड़ दिया था तो कोई नहीं था मेरे साथ खड़ा। तुम बताओ अगर तुमसे तुम्हारी फैमिली वाले दूर चले जाए तुम कैसे रहोगी? दुख में ही रहोगी ना। तो मेरी फैमिली ने तो मुझे बचपन से ही फेंक दिया था, छोड़ दिया था। तुम बताओ मेरा दर्द तुम नहीं जानोगे तो फिर कौन जाएगा? इरफा अहमद की बातें सुन के थोड़ा सा खामोश हो जाती है और अहमद को कहती है अहमद एक बात बताओ, इस दुनिया में बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं लेकिन हर इंसान आपके जैसे नहीं बोलता कि अगर मेरे पास इतनी प्रॉब्लम्स थी और मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। अहमद ये बातें सुन रहा होता है। इरफा अहमद को बस ये कहना चाह रही होती है कि अहमद इरफा बस करो, तुम नहीं गुजरी इन चीज़ों से और मैं चाहता भी नहीं कि तुम इन चीज़ों से गुजरो। पता है मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कभी भी तुम वो दिन देखो जो मैंने देखे हैं, वसीयतनाक दिन जब मैं तकलीफ़ में होता था और बाहर कड़ाके की बारिश चल रही होती थी, दादी तो नींद के टप में कागज़ सो जाती थी, पूरे घर में कोई भी जागा हुआ नहीं होता था। मुझे बहुत डरावने ख्वाब आते थे इरफा। मैं बस तब इतना चाहता था कि ममता का आंचल मुझे मिले और उसमें मैं अपने आप को सेव कर लूँ और वहाँ पे मैं रह लूँ, लेकिन मुझे कभी भी वो नहीं मिला। मैं बस अपने बाबा के साथ चाहता था, मैं बस इतना चाहता था कि मेरे अम्मा अब्बा साथ रहकर मेरी छोड़ो इरफा, तुम्हें क्या बताऊँ अकेले रहना कितना मुश्किल होता है, तकलीफ़ में रहना कितना मुश्किल होता है, किसी की मोहब्बत के लिए तड़पना कितना मुश्किल होता है और आप उस मोहब्बत के लिए तड़पो और बदले में आपको नफ़रत मिले
तो कितना बुरा लगता है। अहमद के बारे में अभी भी इरफ़ा एक बात नहीं जानती थी कि अहमद की अम्मी की डेथ कैसे हुई थी। खैर, इरफ़ा बहुत सारी चीज़ों से अब भी खैर वाकिफ़ थी, यानी कि वो ना वाकिफ़ थी, मतलब कि वो नहीं जानती थी अहमद की ज़िंदगी के बारे में। उस दिन इरफ़ा ने कहा कि अभी अहमद को जानने का अच्छा मौका मिल रहा है, तो वो जान जाना चाहती है कि अहमद पहले कैसा था। इरफ़ा, तुम यकीन नहीं करोगे कि पहले मैं कितना बुरा इंसान था, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। अगर मैंने अभी बता दी तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी, जो कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। इरफ़ा अहमद से प्रॉमिस करती है कि ये रिश्ता छोड़ा तो उसने नहीं है, लेकिन आखिरी सांस तक वो इसे निभाएगी और अहमद का साथ वो कभी भी नहीं छोड़ेगी। पहले तो ये इरफ़ा ने बातें महज इसलिए की थी ताकि वो अहमद से उसके पास्ट के बारे में जान सके। वैसे तो अहमद उसे कभी भी नहीं बताता। अहमद इरफ़ा को कहता है कि तुम तो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी ना इरफ़ा। इरफ़ा कहती कभी भी नहीं जाऊँगी। क्या तुम मुझे चीट नहीं करोगी ना इरफ़ा? कभी भी नहीं। अगर मुझे ज़िंदगी में तुम्हारे साथ की ज़रूरत पड़ी और तुम्हें पता चले कि मैं गलत हूँ, तो तुम क्या मुझे छोड़ दोगी इरफ़ा? पर एक बात हमेशा जानना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए जीना है ही नहीं। तुम मेरे लिए ऑक्सीजन हो, बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो। जी नहीं सकता मैं तुम्हारे बिना। इरफ़ा को लगता है कि अब वो वियर्ड फील कर रहा है। इरफ़ा, मैं अपनी मोहब्बत का कई बार इज़हार कर चुका हूँ, पर तुम्हारी तरफ से मुझे कोई मुसब्बत रवैया देखने को ना मिला। मैं बस इतना चाहता हूँ कि शादी के बाद क्या तुम मेरे साथ वैसा ही नॉर्मल रिलेशनशिप रखोगी जिसे अमूमन हस्बैंड वाइफ का होता है। इरफ़ान खामोश हो गई थी। अहमद पर इस वक्त ये पूछना चाह रहा होता है, इरफ़ा, अगर तुम यूँ ही खामोश रहोगी तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो। व्हाट कैन आई थिंक अबाउट यू? मैं तुम्हारे बारे में क्या ही सोचूं और कैसे ही कुछ कहूँ, क्योंकि तुम तो कुछ कहना ही नहीं चाह रही। इरफ़ा उस वक्त खामोश हो जाती है और अहमद उसे कह रहा होता है, एक बात हमेशा याद रखना, मेरी हो, मेरी बन के रहना, वरना